जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्ज़ाम क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मनोवैज्ञानिक से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके हाल ही में करंट रीट एग्ज़ाम 2030 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों इसके बेस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाले तथा रीट भर्ती परीक्षा में एक अहम बिंदु हैं जो कैंडिडेट को नंबर को ग्रोथ करने में और इस सब्जेक्ट को समझने में आसानी से होती हैं। दोस्तों तो चलेगा आज के इस वीडियो हम रीट भर्ती परीक्षा 2022 में पूछे जाने वाले टॉपिक मनोवैज्ञानिक से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों तो लास्ट तक बने रहेगा और अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों जिसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताएगा। दोस्तों तो चलिएगा आज के इस वीडियो में हम लेके हैं ये मनोवैज्ञानिक से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस वीडियो में हम करेंगे। दोस्तों तो चलिएगा आपके सामने पहला क्वेश्चन मनोवैज्ञानिक सेक्टर से संबंधित। पहला क्वेश्चन, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन विचारों, भावनाओं एवं स्मृति पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मनोविज्ञान का मनोगतिवाद संप्रदाय व्यवहार है के विश्लेषणों में अवचेतन विचारों, भावनाओं एवं स्मृति पर आधारित है। कौन सा व्यवहार है? मनोगतिवाद। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्यवहारवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। व्यवहारवाद के अनुसार निम्न में से यह अंतर्वेशन विधि को स्वीकार करता है, यह कथन असत्य है। बाकी यह अवलोकनीय व्यवहार पर निर्बल देता है, राइट है। यह चेतना का विरोध करता है, राइट है। यह वातावरण पर बल देता है, सही है। लेकिन व्यवहारवाद में यह अंतर्वेशन विधि को स्वीकार करता है, ये गलत ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मनोविज्ञान को विज्ञान कहलाने में किस कारक का महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उपयुक्त दिए गए तीनों ऑप्शन मनोविज्ञान को विज्ञान कहलाने में प्रमुख कारक होते हैं। कौन से? वस्तुनिष्ठता, क्रमबद्ध अध्ययन तथा नियंत्रित प्रयोग ही मनोविज्ञान को विज्ञान कहलाने में कारक या अत्यंत महत्वपूर्ण कारक होते हैं। कौन कौन से? वस्तुनिष्ठता, क्रमबद्ध अध्ययन, नियंत्रित प्रयोग। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगर तीनों में से कोई एक आ जाए तो उसका ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वह मनोविज्ञान जिसमें गर्भ अवस्था से वृद्धावस्था तक व्यक्ति की वृद्धि और विकास का अध्ययन किया जाता है, कौन सी मनोविज्ञान कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वह मनोविज्ञान जिसमें गर्भ अवस्था से वृद्धावस्था तक व्यक्ति की वृद्धि और विकास का अध्ययन किया जाता है वह कहलाती हैं विकासात्मक मनोविज्ञान कहलाती हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति की गर्भावस्था से लेकर वृद्धि और विकास का अध्ययन किया जाता है वह विकासात्मक मनोविज्ञान कहलाती हैं। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव है वो 1900 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विलियम मैकडूगल के अनुसार मनोवैज्ञानिक क्या हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विलियम मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान एक आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। क्या है? आचरण और व्यवहार से संबंधित ये विज्ञान मनोविज्ञान है। किसके अनुसार? विलियम मैकडूगल के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है, ये कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है, ये एक कथन स्किनर ने बताया था कि क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है और मनोविज्ञान की वह शाखा जिससे शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। किसने बताया था? वैज्ञानिक स्किनर ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विद्यालय को लघु समाज की संज्ञा किसने दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका है। विद्यालय को लघु समाज की संज्ञा है वो जॉन डीवी ने दी थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पाठ्य पुस्तक के रूप में किसे मान्यता दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पाठ्य पुस्तक के रूप में प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी को शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पाठ्य पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी को मान्यता प्रदान की गई है। कौन सी पुस्तक? प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संरचनावाद के अनुसार चेतना का एक तत्व नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका है। संरचनावाद के अनुसार चेतना का एक तत्व नहीं है। कौन सा नहीं है? प्रेरक। संवेदना एक संरचनावाद है, भाव प्रतिमा सब है, लेकिन प्रेरक शब्द है जो संरचनावाद के अनुसार चेतना का एक तत्व नहीं है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम स्वतंत्र विभाग कब खोला गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम स्वतंत्र विभाग है वो वर्ष 1960 में 1916 ईस्वी में खोला गया था। कब खोला गया था? वर्ष 1916 ईस्वी में खोला गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्राय कोई भी व्यक्ति कोई कार्य क्यों और कैसे करता है, इसका प्रत्युत्तर निम्न में से किस संप्रदाय में समाहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्राय कोई भी व्यक्ति कोई कार्य क्यों और कैसे करता है, इसका प्रत्युत्तर निम्न में से प्रयोगात्मक संप्रदाय के अंतर्गत समाहित हैं। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति कैसे भी कार्य करे, कोई भी करे, और इसका प्रत्युत्तर है वो प्रयोगात्मक संप्रदाय के अंतर्गत समाहित है या इसके अंतर्गत वर्णित नीति मिलता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन राइट कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। व्यवहारवाद में व्यवहार कैसा है, क्या उसके व्यवहार के प्रति, संरचनावाद में चेतना भावनाओं, मनोविश्लेषण संप्रदाय में मन की विकास से संबंधित कोई भी प्रक्रिया होती है वो मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय में समाहित होती हैं। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो कार्य क्यों करता है, कैसे करता है, इसमें प्रयोगात्मक संप्रदाय का समाहित होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 20वीं सदी का चमकता सितारा किस मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 20वीं सदी का चमकता सितारा जे.बी. वॉटसन मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है। किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? जे.बी. वॉटसन वैज्ञानिक को 20वीं सदी का चमकता सितारा वैज्ञानिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार के लक्षण हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार के लक्षण है उत्सुकता, मतलब किसी व्यक्ति को अभिप्रेरणा देने से वह उत्सुकता से उस कार्य को करता है तो ये अभिप्रेरणा उस पर लागू होती है, या अभिप्रेरणा से संबंधित कोई भी व्यवहार का लक्षण होता है उत्सुकता होता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के मोटम धातु से हुई है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा के मोटम धातु से हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दें, अगर आपको इन क्वेश्चनों का पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा।
जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ से आपको इन क्वेश्चनों का PDF प्राप्त हो जाएगा और यहाँ से आप अपनी मनोवैज्ञानिक सेक्शन से संबंधित क्वेश्चनों की प्रिपरेशन है वो रेट लेवल के लिए एग्ज़ाम 2022 के लिए और भी अच्छी मजबूत कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिएगा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन, वह कारक जो व्यक्ति का कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वह कारक जो व्यक्ति का कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाया जाता है या घटाता है वह अभिप्रेरणा कहलाती है। अभी जस्ट एक क्वेश्चन गया है लेकिन उसको क्या है घुमा फिरा के पूछा है दोस्तों, लेकिन इसका आंसर एक ही है, या तो उत्साह कार्य को करने के लिए उत्साह बढ़ाया किसमें अभिप्रेरणा, और अभिप्रेरणा के अंतर्गत क्या होता है व्यक्ति का उत्साह उत्सुकता होती है दोस्तों। क्वेश्चन कैसे भी पूछे कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है वह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है वह सकारात्मक प्रेरणा के अंतर्गत आता है। अपनी सोच के अनुसार सकारात्मक प्रेरणा उत्पन्न होने के कारण बालक अपने किसी भी कार्य को अपनी इच्छा से करता है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो कि संकल्प शक्ति पर बल देता है वह क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका। अभिप्रेरणा का सिद्धांत है जो संकल्प शक्ति पर बल देता है वो ऐसे सिद्धांत पर बल देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किन मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम विधि के रूप में ब्रह्म प्रेरणा को आंतरिक प्रेरणा की तुलना में निम्नतर बताया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ट्रेसी, रॉबिन्स, हॉरिसन तीनों मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम विधि के रूप में ब्रह्म प्रेरणा को आंतरिक प्रेरणा की तुलना में निम्नतर बताया है। कौन कौन से? ट्रेसी, रॉबिन्स, हॉरिसन तीनों मनोवैज्ञानिक ने। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से मनोवैज्ञानिक अभी उत्प्रेरक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका है। क्रोध, दुख, भय व प्रेम चारों पांचों कारक हैं जो मनोवैज्ञानिक के अभिप्रेरक हैं। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सी विधि अभिप्रेरणा की उचित विधि नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दंड का प्रयोग करना अभिप्रेरणा की उचित विधि नहीं होती है, क्योंकि अभिप्रेरणा के अंतर्गत उत्सुकता की भावना होती है जिसमें व्यक्ति को मोटिवेशन करके उसमें कार्य को करवाने तथा न करवाने की इच्छुकता पर होती है। लेकिन दंड का प्रयोग करके अभिप्रेरणा के अंतर्गत यह विधि निहित नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट राइट होगा, क्योंकि इसमें दंड का प्रयोग अभिप्रेरणा के अंतर्गत उचित विधि नहीं मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत है वो मैककिललैंड मनोवैज्ञानिक का अभिप्रेरणा या इसका सिद्धांत है। किसका है? मैककिललैंड का अभिप्रेरणा सिद्धांत दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। अधिगम में अभिप्रेरणा के महत्व को दिग्दर्शित करने वाला यह कथन किसने दिया था? तो इसका सब ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जॉर्ज थॉमसन ने दिया था कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। अधिगम में अभिप्रेरणा के महत्व को दिग्दर्शित करने वाला यह कथन जॉर्ज थॉमस ने प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अभिप्रेरणा के संज्ञानवादी व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका है। लेविन, न्यूकॉम्ब एवं वर्दीमर ने वैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा के संज्ञानवादी व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कौन से वैज्ञानिक ने? लेविन, न्यूकॉम्ब एवं वर्दीमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका है। अभिप्रेरणा के दिए गए उपयुक्त सभी स्रोत अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। चालक, प्रोत्साहन, उद्दीपक और तीनों ही ये स्रोत अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से जो बालक को प्रेरित नहीं करता है वह क्या कहलाता है? वह ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। निम्न में जो बालक को प्रेरित नहीं करता है उसमें वह अरुचि प्रकार का होता है। जिसमें रुचि होगी वो बालक को प्रेरित करेगा और उसकी ओर कार्य करने लगेगा, लेकिन जो बालक को प्रेरित नहीं करता है वह अरुचिवान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अर्जित प्रेरक के अंतर्गत क्या आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अर्जित प्रेरक के अंतर्गत जीवन लक्ष्य व मनोवर्ती आदत की विवशता, मद व्यसन, उपयुक्त सभी तीनों कारक अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। जीवन लक्ष्य, मनोवर्ती आदत की विवशता एवं मद व्यसन है, ये सभी अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तरल एवं ठोस बुद्धिमत्ता के विचार का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तरल एवं ठोस बुद्धिमत्ता का विचार है वो वैज्ञानिक कैटल ने रखा था। कौन से वैज्ञानिक ने? वैज्ञानिक कैटल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कैटल के अनुसार सीखने और समस्या को सुलझाने के लिए आवश्यक क्षमता, शिक्षा और अनुभव की स्वतंत्रता निम्न में से क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कैटल के अनुसार सीखने और समस्या को सुलझाने के लिए आवश्यक क्षमता और शिक्षा का अनुभव ही ठोस बुद्धि कहलाती हैं। अगर ठोस बुद्धि होगी तो उसमें सीखने की समस्या, सुलझाने की समस्या और आवश्यक शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता होगी। अगर ठोस बुद्धि होगी तो अनुभव के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्टर्नबर्ग के बुद्धि के घटकों में निम्न शामिल नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दर्व असूचना केंद्र स्टर्नबर्ग के बुद्धि के घटकों में यह केंद्र शामिल नहीं था। कौन सा? दर्व असूचना केंद्र शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सफल बुद्धि का त्रिपक्षीय सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका है। स्टर्नबर्ग ने सफल बुद्धि का त्रिपक्षीय सिद्धांत दिया था। बुद्धि से संबंधित कुछ भी रिलेशनशिप से सिद्धांत हैं वो किसने दिए थे? स्टर्नबर्ग ने दिए थे। तो सफल बुद्धि का त्रिपक्षीय सिद्धांत किसने दिया था? स्टर्नबर्ग ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है वो गिलफोर्ड का था या गिलफोर्ड ने दिया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफॉय द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गिलफॉय द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में 120 तत्वों को सम्मिलित किया गया है। कितना किया गया है? 120 अर्थात 120 तत्वों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, जिससे हमें पता चले कि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो रही है हमारे इस यूट्यूब चैनल से। तो चलेगा, जो कंटिन्यूटी बनाए रखता है वो इसका आंसर जरूर दीजिएगा दोस्तों। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? जाकिर हुसैन, विवेक गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए, बी, सी या डी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वंदे मातरम।